नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। सुपर ओपिनियन पोल, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पंजाब के सुपर ओपिनियन पोल के बाद अब 5 बजे बारी है सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भले ही नेताओं की रैली नहीं हो रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी वहां पर गजब की छाई हुई है। बीजेपी ने पहले दौर के 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 107 माफ कीजिएगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया उन 57 सीटों पर। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने अब तक 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी ने 53 और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए गठबंधन भी अब आखिरी रूप अख्तियार करता जा रहा है और इन सब के बीच एबीपी न्यूज लाया है यूपी का सुपर ओपिनियन पोल। हम आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव पर 7 एजेंसियों का महा सर्वे वो एवरेज क्या कहता है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का पैनल है बड़ा सा, चुनावी विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स है और बाकी तमाम मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 7 एजेंसियों का सर्वे क्या कहता है, शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले रुक करती हूं मैं अपनी सहयोगी रुमाना इसार खान का, जो डेटा सेंटर में मौजूद है और डेटा का पिटारा खोलने ही वाली है। रुमाना। बिल्कुल रूबिका, सबसे पहले डेटा सेंटर में मैं कहां मौजूद हूं, मुझे लगता है जरा दर्शकों को ये जरूर देख लेना चाहिए। गोरखपुर और ये गोरक्षनाथ मंदिर, कुल मिलाकर जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है उसी की ये पवित्र स्थली है इस वक्त, जहां से हम आपको उत्तर प्रदेश का ये सुपर ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। सुपर ओपिनियन पोल जिसमें यूपी विधानसभा की 403 सीटों का पूरा लेखा जोखा, अलग अलग सर्वे एजेंसीज क्या बता रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड क्या है। इसमें शुरुआत सी वोटर के आंकड़े से हम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सी वोटर के आंकड़े में संभावना बीजेपी सरकार की जताई जा रही है। 223 से 235 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। बीजेपी की सरकार की संभावना 230 से 235 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, ये इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सर्वे पर नजर डाल लेते हैं। कुल 7 सर्वे हैं जिसका ब्यौरा मैं यहां पर रखने वाली हूं। अब आप देख रहे हैं रिपब्लिक पी-मार्क का सर्वे, इसमें भी बीजेपी सरकार की वापसी की संभावना 252 से 272 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी, ये कहा जा रहा है इस सर्वे में। वहीं पोलस्ट्रैट न्यूज एक्स के सर्वे का आंकड़ा देख लीजिए आप, 235 से 245, इस सर्वे में भी यही संभावना जताई जा रही है कि यूपी में एक बार फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर ये सर्वे आपने देख लिया और क्योंकि कुल 7 सर्वे हैं, ऐसे में अगला सर्वे ये डीबी लाइव, देशबंधु लाइव का सर्वे, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सर्वों में कहानी सामने निकल कर आ रही थी, बिल्कुल उलट कहानी डीबी लाइव के सर्वे में सामने निकल कर आ रही है। ये बीजेपी की सरकार में वापसी की बात नहीं कह रहा, बल्कि डीबी लाइव के सर्वे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो सरकार बना ले जाएगी। 203 से 211 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं डीबी लाइव के सर्वे में। 7 सर्वे में से सिर्फ एक डीबी लाइव का सर्वे है जो समाजवादी पार्टी की सरकार की संभावना जता रहा है। बाकी जितने भी सर्वे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम्स नाउ वीटो 240 सीट बीजेपी की सरकार की वापसी की संभावना, इंडिया न्यूज जन की बात 226 से 246 सीट, कुल मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की संभावना। इन तमाम सर्वेज में एक जैसी कहानी सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से हो रही है बीजेपी सरकार की वापसी। और अब सुपर ओपिनियन पोल में ये पोल ऑफ पोल्स का बड़ा आंकड़ा आपके सामने है और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई 7 ओपिनियन पोल हैं, उनमें से सिर्फ एक देशबंधु लाइव जो समाजवादी पार्टी की सरकार की संभावना जता रहा है, वही बात पोल ऑफ पोल्स में सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी की सरकार वापसी होगी, 221 से 231 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, 147 से 157 पर समाजवादी पार्टी का रथ रुकता हुआ, बीएसपी के खाते में 7 से 13 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तो ये सुपर ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खिलेगा कमल, यही है आज का सुपर ओपिनियन पोल। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना। तो रुमाना ने उत्तर प्रदेश का ये सुपर ओपिनियन पोल आपको दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वो जादुई आंकड़ा छूते हुए इस वक्त अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है तो वो बीजेपी है, लेकिन बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर एवरेज आप निकालें, पोल ऑफ द पोल निकालें और मीन उसका निकालने की कोशिश करें तो वो आता है लगभग 221 से 231। पिछली मर्तबा जब बीजेपी 2017 में अपने दम पर जीती थी बगैर सहयोगी दलों के तो 312 सीटें लेकर आई थी और अगर दोनों और पार्टियों को मिला लिया जाए तो लेकर आई थी 325। इस बार उसे नुकसान हो रहा है अच्छा खासा, 99 से 100 सीटों का।
और ये जो 99 से 100 सीटें हैं, ये सीधे तौर पर ओपिनियन पोल का अगर आप मीन देखें या एवरेज निकाल कर देखें तो वो जाता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन बावजूद इसके उस जादुई आंकड़े को पार अगर इस वक्त कोई पार्टी करती नजर आ रही है तो वो बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। ये यूपी का सुपर ओपिनियन पोल आज की तारीख में अगर चुनाव होता है या मतगणना होती है तो ये तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। स्पेशली आज पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजकिशोर मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको ये बता दूं, संजय कुमार जी ऊपर ही की खिड़की में आपको नजर आ रहे हैं जो कि प्रोफेसर है सीएसडीएस के। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जी आपको नजर आ रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। और इस वक्त आपको सुरेंद्र राजपूत साहब भी नजर आ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विशाल मिश्रा अब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इनफैक्ट जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं सबसे पहले घनश्याम तिवारी आपसे करना चाहती हूं। आप डीवी लाइव को शुक्रिया कहेंगे, लेकिन बाकी जो ये 6 एजेंसीज हैं इनका जो पोल दिखा रहा है इसमें कितना यकीन? नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और मेरे तमाम को पैनलिस्ट को। अभी इन बाकी सर्वेयर्स का टेलीप्रॉम्प्टर अटक गया है और इसीलिए जब टेलीप्रॉम्प्टर ठीक होगा तो आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीर बदली नजर आएगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात बता रही है कि बाकी पार्टियां हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही हैं, जबकि बाकी पार्टियां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, समाजवादी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने अन्न संकल्प लिया, हम हर दिन बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, किसानों के लिए कोई ना कोई बात कह रहे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। ये सभी सर्वे लगातार ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 से 150 सीटें हारने जा रही है, वो सीटें जो पहले जीत चुकी थी। सवाल ये है कि जब हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स की भी घोषणा तक नहीं हुई है, जैसा आपने कहा कि 40 से भी कम कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है जब लोगों को पता है उनके 300 से अधिक विधायक कौन से हैं। जिस दिन कैंडिडेट्स की घोषणा होगी उस दिन ये तमाम सर्वे भी वो चीज बताएंगे जो जमीन पर और दीवार पर लिखा हुआ है कि बेरोजगारों, प्रदेश में महामारी की तरह बेरोजगारी देने वाली, महंगाई देने वाली और महामारी में निश्चित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि ये चुनावी लड़ाई है इस पर तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जो टेलीप्रॉम्प्टर शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया है, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और आप बगैर होमवर्क के कभी नहीं आते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूं, क्योंकि ये एबीपी न्यूज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कोई भी जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए। हाउ डू यू नो दैट इट वाज अ टेलीप्रॉम्प्टर ग्लिच? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा कि इन सर्वे एजेंसीज का टेलीप्रॉम्प्टर अटक गया है। सहाफी हूं, आई एम अ जर्नलिस्ट। बिटवीन द लाइन रीड अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और तो रीड करेगा नहीं। सो वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप चूंकि पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बगैर होमवर्क के आते नहीं हैं, आपने कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्लास में ये पता लगाया कि टेलीप्रॉम्प्टर अटक गया था? जी, मैं तो इतना जानता हूं कि जिस दिन से प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर रहे हैं वही बोलते हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा रहता है। देश के प्रधानमंत्री प्रेस से, जैसे आप सारी बातें अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैं आपके बिल्कुल नए वाले प्रकरण पर आपका जवाब चाहती हूँ। मत जाइए ना इधर उधर, मैं उस बात को सुन लूंगी। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के कोई नेता नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बात कर रहे थे। तो मैं आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप किसी ट्रोलर की तरह बिहेव करें। प्रधानमंत्री किसी भी मंच पर, देश के प्रधानमंत्री किसी भी मंच पर बीजेपी के नेता के रूप में ही बोलते हैं, ज्यादातर मंचों पर। ये आपका नजरिया हो सकता है ना, हिंदुस्तानियों का नजरिया नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ कि चुनावी फाइट अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए गलत और तथ्यहीन चीजों को देश के सामने रखना गलत है। वो बिल्कुल भी, आई थिंक इट इज रॉन्ग, और वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी देना चाह रही थी। ये सुरेंद्र राजपूत जी से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन आपसे नहीं कर रही थी। इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया है। आपकी तरफ से भी इसी तरह का कुछ चल रहा है, वो मुझे मालूम नहीं था। खैर, मैं दोबारा लौट कर आती हूँ, अपने टेलीप्रॉम्प्टर को आगे बढ़ाती हूँ, और इस वक्त मेरे टेलीप्रॉम्प्टर पर यह लिखा हुआ है साफ तौर पर कि आज सबसे बड़ा ओपिनियन पोल का सर्वे आपके सामने नतीजों के साथ एबीपी न्यूज रख रहा है। ये सुपर ओपिनियन पोल है जिसमें साफ तौर पर अगर 7 एजेंसियों का एक मीन निकाला जाए तो
बीजेपी को 221 से 231 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 147 से 157 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 7 से 13 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें आ रही हैं। दोबारा अब ओपिनियन पोल के इस रिजल्ट पर, इस आंकड़े पर अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो क्या सारे मेहमान कह रहे हैं, वो ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहती हूँ। पंकज झा, शुरुआत अब आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो प्रयास किया है छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके, उसका उनको फायदा तो दिख रहा है, लेकिन ये फायदा उतना नहीं मिल पा रहा है जिससे वो सत्ता तक पहुंच सके। इसीलिए देखिए, देशबंधु लाइव को छोड़ करके सब इस बात पर सहमत है, सारे सर्वे, कि वो फिगर जो है वो 150 के आसपास है। और एक बड़ा सेगमेंट जिसकी चर्चा नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, जो बीजेपी जिसका बार बार जिक्र करती है, कि वो जो लाभार्थी जिसे कहा जाता है, वो फ्री राशन वाली स्कीम हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो, या किसान सम्मान निधि का, वो एक बड़ा सेगमेंट है सामाजिक आधार के अलावा जो अभी भी बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूत बनाए हुए है, मुझे ये लगता है। राजपूत जी। जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी को 5 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली मर्तबा 6 सीटें आई थी, अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो 7 के आसपास आज की तारीख में दिख रही है। कुछ जरूर पाया नहीं तो आपका अपना है, और जिन वोटर एजेंसीज ने सर्वे किया है उनको साधुवाद जी। हम लोग तो गांव-गांव है, पांव-गांव है, नगर-नगर है, डगर-डगर है, अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ है। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमें इन पोल्स पर, सर्वेस पर कोई भरोसा नहीं है। ना पहले भी ये सर्वे गलत हुए हैं और आगे भी ये सर्वे गलत हुए। आप अगर इस चीज को देखेंगे, अगर पोल के सर्वेस के बाद बात करेंगे आप, तो उसके बाद वो फिर जो एरर ऑफ मार्जिन और फलानी चीजें, जब वो चीजें गलत हो जाती, सत्ता किसी की भी आए वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ये जो सर्वेज हैं ये एक प्रायोजित कार्यक्रम के तरीके से होते हैं। ये सर्वेज कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन को बदलने का एक जो प्रयास होता है, जैसे अमेरिका में होता है, वैसे इस तरीके की एजेंसीज यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी, जिनके पास भी पैसा है, उनको लेकर के उनकी सत्ता बनाने का काम करती है, कोशिश करती है, लोगों को मोबिलाइज और लोगों के ओपिनियन को बिल्ड करने की जो कोशिश करती है, इसका हम विरोध करते हैं। बाकी जो रही बात, जो नतीजा आएगा वो नतीजा मुझे भी कहना मान्य है, वो नतीजा आपको भी मान्य है। और रही बात टेलीप्रॉम्प्टर की, रूबिका जी, तो सच बात तो ये है ही है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कागज रख लिए होते तो इतनी बड़ी बेइज्जती इंटरनेशनल फोरम पे नहीं कराई गई। भाई मेरे, और रही बात पढ़े लिखे होने की, तो प्रधानमंत्री कि क्या वो गलती आपने देखा भी है, आपने वो भाषण सुना भी है, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ रहे हैं। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम तो व्हाट्सएप। अरे आप ही की तो चिंता सताई रहती है, और बाकी सब तो मजबूती से आगे निकल जाएंगे भाई साहब। चिंता आप ही की खाई जा रही है। चिंता मत कीजिए, सुन लीजिए हमारी बात, हमारी चिंता कतई मत कीजिए। हमारी चिंता जनता कर रही है, और हमने तो देश की चिंता करनी है। देश के डीएनए में हम सत्ता के विमर्श को बदलने की बात करते हैं, और आप लोग जो हैं, इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी और साथी लोग हैं, वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की बात करते हैं। सत्ता को प्राप्त करने के बाद लोग कल्याण की बात करते। तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं सुरेंद्र भाई? इस बार आपका मिशन सत्ता की प्राप्ति नहीं है? सत्ता की प्राप्ति सारे राजनीतिक दलों का मिशन होता है। मैं सिर्फ आपको आपके ओपिनियन पोल की बात बता रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन पोल नहीं है ना सर, यही तो मैं क्या कह रही हूँ। ये सुपर ओपिनियन पोल है, ये मेरा ओपिनियन पोल नहीं है। मेरा टेलीप्रॉम्प्टर मुझे ये बता रहा है कि ये सी वोटर का है, इंडिया टीवी का है, रिपब्लिक पी मार्क का है, पोलस्टार न्यूज एक्स का है, डीबी लाइव का है, टाइम्स नाउ वेटो का है, इंडिया न्यूज जन की बात का है। ये मेरा टेलीप्रॉम्प्टर मुझे बता रहा है। मैं उसी को बोल रहा हूँ कि जितनी ये मार्केटिंग और कंसल्टिंग एजेंसीज हैं, इन कंसल्टिंग एजेंसीज को कोई पीछे की ताकत पैसा पंप करती है, पोरिन करती है, लोगों के ओपिनियन को बदलने की कोशिश करने आपके आरोपों को मैं सीधा लेकर जाती हूँ। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को, और मुझे लगता है कि अब तो आपको आदत सी हो गई होगी, क्योंकि हम सबको भी बड़ी आदत होगी कि जिस पार्टी के पक्ष में आया उसने कहा हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। जिस पार्टी के पक्ष में नहीं आया उसने फौरन एक ही बार में तलाक के बिद्दत कर दिया, तलाक तलाक तलाक। गैर कानूनी है तलाक बिद्दत, इसको मत
देखिए भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी राजपूत भाई। देखिए रुबिका, देखिए एक सेकंड में आप समझ गए। अच्छा ठीक है, आप संजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ संजय जी। हाँ नहीं, रुबिका सुरेंद्र राजपूत जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। ये जो तमाम आजकल फ्लाई बाय नाइट एजेंसियाज आ रही हैं, ये जो तमाम एजेंसियां उसका आप जिक्र कर रहे हैं, पता नहीं रातों रात आती हैं और अगली बार गायब हो जाती हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे हैं वो सरासर गलत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी एजेंसियां किसी पार्टी का एजेंडा चला रही हैं, पैसे लेके सर्वे कर रही हैं, ऐसा भी नहीं होता है। एक मिडिल पाथ हो सकता है। कुछ एजेंसियां शायद ऐसा कर रही हों, कुछ एजेंसियां तो खुल के कहती हैं कि वो पार्टियों का काम करती हैं और पार्टियों के लिए प्री पोल कर रही हैं, पार्टियों के लिए एग्जिट पोल्स करते हैं। तो सरासर गलत नहीं है। लेकिन बात रही कि मूड पकड़ने का। देखिए हम इन पोल्स को कैसे देखते हैं। हम ये मान लेते हैं ये पोल्स जो तकरीबन 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले किए गए हैं चुनाव के दिन के, हम इसको एक तरह से नतीजा मान लेते हैं और हम मानते हैं कि यही नतीजा है। और पोल्स करने वाले भी उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यही सच्चाई है और यही होने वाला है। दरअसल पोल करने के बाद से वोटिंग के दिन तक चीजें बदलती हैं। क्या हम ये मानते हैं कि आज से 10 फरवरी तक और 7 मार्च तक चीजें बदलेंगी नहीं? नए मुद्दे आ सकते हैं, लोगों का मन बदल सकता है। तो इन पोल्स को सत्य ना माने। ये पोल उस समय वोटर की मनस्थिति बताता है। जिस वक्त पोल किए गए उस वक्त पार्टियों की स्थिति क्या थी। ये पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है, लेकिन ये पोल ये नहीं बताते कि बीजेपी 7 मार्च तक भी आगे रहेगी, या हो सकता है बीजेपी 7 मार्च को और आगे निकल जाए। यही जिम्मेदारी समझते हुए हर बार एक डिस्क्लेमर जाता है, हर बार एंकर ये कहता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हुए थे, क्योंकि हमारे जो सर्वे होते हैं, और सिर्फ मैं हमारे साथ वाली एजेंसी सी वोटर का जिक्र नहीं कर रही हूं, बाकी तमाम, और जैसा आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत गलत नहीं कह रहे हैं, ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक पक्ष होता है, हर कोई सही और हर कोई गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा पूरी तरह गलत नहीं कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, सरासर वो गलत भी नहीं है और सरासर वो सही भी नहीं है। ये बात समझ में आती है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हम हर बार इस बात को जनता तक पहुंचाते हैं कि देखिए आज की तारीख में अगर सर्वे हुआ, और इसीलिए हम एक नए तरीके से इन आंकड़ों को लाने लगे एबीपी न्यूज पर। हर दिन हम एक ट्रैकर लाते हैं कि आज का ट्रैकर बताइए क्या बताता है, कितना % ऊपर कितना % नीचे जाता है। फिर अलग अलग सवाल जो है वो रखने की कोशिश होती है और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये रखा हुआ है। लेकिन संजय जी आप ये बात सही कह रहे हैं कि आखिर में मान लीजिए उस दिन जब वोटिंग के दिन जनता वहां निकलेगी और बूथ तक जाएगी, उस फासले में भी बहुत फर्क आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में मूड जो बता रहा है अब निजेश अवस्थी, वो मूड ये बता रहा है आप 100 सीट नीचे हैं बिल्कुल बीजेपी। रुबिका जी ये बात बड़ी साफ सी है। मैं कई बार कहता हूं कि कई बार तो ये एग्जिट पोल भी सही साबित नहीं होते हैं। तो जी बात रखिए। कौन बोल रहा है? रुबिका जी ये तो सर्वे हैं और महीने 1.5 महीने पहले के हैं। कई बार तो पोल वाले दिन, चुनाव वाले दिन जो एग्जिट पोल होता है, मेरी दरअसल इको हो रही है आवाज, मुझे लगता है, तो इस वजह से मुझे लगा कोई और बोल रहा है। तो वो भी कई बार एग्जिट पोल भी कहीं सही साबित नहीं होते हैं। एक बात। दूसरी बात रुबिका जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। निवेदन यह है कि आपने कई बार कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखा होना एक अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ एकमात्र वही बुद्धिमानी की निशानी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए लोग कहते हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगवाऊंगा। ऐसे समय में जब ये सब कुछ सारे चैनल, पूरा देश, पूरा विश्व ये कह रहा था कि वैक्सीन इज द ओनली कवच हमारे पास जो है कोरोना के, उस समय एक राजनीतिक दल का नेता जिसने आज तक ये नहीं कहा कि हाँ वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन से फायदा हुआ है। तो इसलिए सिर्फ पढ़े लिखे होने को आप मानदंड मत मानिए कि आप तो पढ़े लिखे हैं इसलिए, और वो भी विदेश से, हार्वर्ड से और पता नहीं कहां से। ये बात नहीं है, खूब झूठ बोला जाता है इसमें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो कहा वो अपनी बात नहीं है और न सिर्फ एक सर्वे की बात है, ये तमाम सर्वे का बीच का मीन निकाला गया है। कोई एक सर्वे को लेकर के कोई एक चैनल चलता तो भी समझ में आती बात कि उस चैनल ने और सर्वे ने, एजेंसी ने मिल करके कोई कर लिया है। ये आपने जो दिखाया है वो तमाम अलग अलग एजेंसियों के सर्वे हैं और उनके आधार पर एक माध्यम निकाला है, उनके आधार पर एक मीन निकाला है आपने, जिसके आधार पर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय आज की डेट में एक लीड लेते हुए या सरकार बनाते हुए नजर आ रही है।
अगर इस बात में भी किसी को परेशानी है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। तीसरी बात यह है कि इसका टेक अवे तीसरी क्या बात है। से पहले मैं इस ये सर्वे कह रही का हूँ, आप टेक 100 अवे क्या सीटें है? इस नीचे सर्वे जा का क्यों टेक रहे हैं? राम मंदिर आपने बनवा दिया जैसा आप दावा कर रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, हिंदुत्व आपकी ताकत है, तो 403 में से तो इस बार आपको 407 सीटें आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आ रही? 403 में से तो 400 लेने वाले कोई और हैं। मैं कभी 403 में से 400 लेने वाला मैं तो मैं 400 का, मैं तो 407 देने की बात कर लेकिन रही अभी भी हूँ। मुझे ये लगता जो है आपकी कि सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत के एकदम 407 उरूज पर आप हैं, और उसके बावजूद अगर आप 100 सीटें नीचे आज की तारीख में खड़े हैं, तो इसका आकलन तो करना होगा ना, क्या वजह है? मुझे लगता है कि अभी भी मैं बड़े बिना किसी संकोच और हिचक के कह रहा हूं कि अभी ये जो आप जितना समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के और बीजेपी के बीच में जो फासला दिखा रही हैं, शायद चुनाव आते आते तक कम होगा। आप ये कह रहे हैं कम ऐसा होगा? है कि अच्छा मुखर ठीक है, वोटर राजकिशोर जी जो, भी अभी उत्तर उन्होंने प्रदेश कहा, में बहुत से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कई वोटरों के नब्ज को टटोलने का काम कर चुके हैं। तबीयत खराब थी लेकिन लौट आए हैं। एक बार फिर से राजकिशोर जी, आपका विशेष तौर पर स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या लग रहा है, किसका स्वागत करेगी? देखिए रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, एक सवाल उठाया जा रहा है कि 100 सीटें क्यों कम हो रही हैं। लेकिन अगर इतनी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी सत्ता में आ रही तो फिर ये सिर्फ आंकड़े भर हैं। ये महत्वपूर्ण होता है कि सत्ता में कौन आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, एक चीज समझनी पड़ेगी, राजनीति का ये ढर्रा, ये फलसफा तो बीजेपी ने बदल कर रख दिया है कि लगातार आपको राजनीति करते रहनी पड़ेगी, चाहे पीएम मोदी हो या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हो। ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स तो नहीं करते हैं, लगातार दिन घंटे सेकंड तक का हिसाब होता है इन लोग के पास में। तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय जो अब ताकत दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि चुनाव आते आते, जो बात कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, कि उस समय तक अखिलेश वहां तक जाते जाते पहुंच जाएं और करीब। लेकिन सवाल यह है कि जो 14 करोड़ लाभार्थी हैं, जो सामाजिक समीकरण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, और लगातार वो बटन होलिंग करते रहते हैं, उनका छिद्रान्वेषण कभी खत्म नहीं होता, कब नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उनके साथ लड़ना है तो आपको एक एक पहलू का ध्यान रखना होगा, टिकटों से लेकर उन मुद्दों तक पे ध्यान रखना हो, क्योंकि एक भी लूज बॉल उसको खेलने में बीजेपी के लोग बहुत पारंगे। तो चुनाव उनसे अच्छा कोई नहीं लड़ पाता है, ये बार बार साबित होता रहा है। भले ही तमाम चुनाव में अगर हार होती रही तो वहां पर जनता पूरी तरीके से, किसी राजनीतिक वहां पर कोई नेता होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बीजेपी से लड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से हर मोर्चे पर जोर लगाना पड़ेगा। और मोर्चे से सतीश जी, इस बार आरोप आपके ऊपर ये लग रहे हैं कि आप केवल और केवल समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी लड़ाई जो है चुनाव के बाद के लिए आपने छोड़ रखी है। रूबिका जी, कम से कम आपने हमारी लड़ाई बताई तो सही। हमारे तो आरोप है कि हम लड़ाई में है नहीं। देखिए, आपके सर्वे को सुनिए, आपके सर्वे के ऊपर आरोप नहीं लगा, लेकिन एक दर्द आपके सामने बयां कर कि 4 बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मंत्री एनडी मुख्यमंत्री है, 1 बार की स्पष्ट बहुमत की सरकार भी हमने। लेकिन मुझे आज तक जो सर्वे का तमाम इतिहास भारत में मौजूद, उस सर्वे में मुझे कोई ऐसा सर्वे नजर नहीं आया कि किसी सर्वे ने यह कहा हो कि बहुजन समाज पार्टी को इतनी वोट मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी ने कम वोट लिए। 2007 के सर्वे भी मैं आपको बता दूं कि 2007 में जो तमाम सर्वे और तमाम एजेंसियां जो बता रही थी, वो बहुजन समाज पार्टी को ये कह रही थी कि 50 और 60, और हम बड़ी ताकत लगा रहे थे कि भाई आप इसमें 10-5 का तो कुछ वृद्धि कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखिए, सर्वों के ऊपर बीजेपी का प्रभाव होता है नहीं होता, आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर बार सर्वे के अंदर एक नई टेक्निक जुड़ जाती। इससे पहले के जो सर्वे थे उसमें एक अंडर करंट, एक नई टेक्निकल वर्ड था, एक अंडर करंट। आज एक नई टेक्निकल, आपने सुनिए एक नई चीज और ऐड कर दी है कि लाभार्थी वर्ग। अगर ये सरकार की भाषा की जो टेक्निकल टर्म है, अगर ये सर्वे के अंदर शामिल होगी तो आम जनमानस के ऊपर इन सर्वों को लेकर के मन में संशय पैदा हो। और मैं संजय जी की एक बात से जरूर महमत कि वो कहाँ शामिल है। सुनिए पंकज झा, मुझे नहीं पता आप उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं, जितने दिन आप रहते हैं उससे दोगुना पंकज झा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और वो जब लाभार्थियों के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं
कि ये सबके सब उसी दिशा में, एक दिशा में जाएंगे। वो कहेंगे उनकी मौजूदगी इस बार जो है वो तगड़ी रहने वाली है। सतीश जी, मैं समझती हूँ कि ये सीटें देखकर, और उसमें से एक ये जो डीबी लाइव है वो भी आपको 12 से 20 दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 203 से 211 दे, तो मैं गुस्सा आपका समझ रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ आप कहाँ पड़े चक्कर में, आप छोड़ दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का अपनी कोई एजेंसी जो उसने हायर की हो, जो आपको बता रही हो कितनी सीटें आ रही हैं, मुझे बता दीजिए। एक और सवाल जिसका बार बार जिक्र बीजेपी की तरफ से हो रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कि उन्होंने विवादित नेताओं को इस बार टिकट दिया है। बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हम जनता के बीच गए और उनसे पूछा सवाल, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का। बिल्कुल, तो जल्दी से आपको दिखाते हैं वो सवाल जो हम लोगों के बीच लेकर गए। और ऐसे में देखिए 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो शुरुआती चरण है उसी के लिए अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरएलडी के साथ मिलकर महज 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो सवाल ये पूछा गया इस सर्वे के अंदर कि भाई विवादित नेताओं को, मैं सवाल मुझे लगता है कि ले आना चाहिए हमें स्क्रीन पर, ये वो सवाल है कि विवादित नेताओं को टिकट देकर क्या अखिलेश ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, आपने देखा आज भी किस तरीके से संबित पात्र आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निशाने पर लिया उन्होंने अखिलेश यादव को। और यही बात इस सर्वे के आंकड़े में भी सामने निकल कर आ रही है। 54% लोगों का मानना है हाँ, अखिलेश ने मौका दे दिया बीजेपी को हमला करने का विवादित नेताओं को टिकट देकर। हालांकि 26% ना में जवाब दे रहे हैं और 20% का कहना है पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 54% बड़ा आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा, जो ये मानता है कि विवादित नेताओं को जिस तरीके से टिकट दिया गया है अभी शुरुआती दौर में ही अखिलेश यादव की तरफ से, उससे बैठे बिठाए अखिलेश ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। रूबिका, पर ये हमले का मौका हर पार्टी एक दूसरे को दे रही है, और इसीलिए विशाल जी सीधा सवाल आपसे ये है, तो क्या बीजेपी इस बात की कसम खाती है कि किसी भी विवादित चेहरे को वो इस बार टिकट नहीं देगी? देखिए रूबिका जी, विवादित कई अर्थों में ये शब्द यूज किया जाता है, लेकिन आप हमको बताइए जो भाजपा की पहली लिस्ट आई है और जो समाजवादी की पहली लिस्ट आई है, आप भाजपा की लिस्ट को देखें तो जो भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी भागीदारी दिखती है। और वही आप समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट देखिए, कैसे वही दंगाई, कैसे वही अपराधी, और कैसे तुष्टिकरण की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उसका कारण है रूबिका जी कि समाजवादी पार्टी अपने इतिहास को कैसे छोड़ सकती है। ये वही तो समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा जो बीजारोपण किया गया था तुष्टिकरण का, उसको पुष्पित और पल्लवित तो समाजवादी पार्टी ने ही किया। आप देखिए रूबिका जी, अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गए थे तो बड़ा दलित हितैषी होने का ढोंग कर रहे थे, बयान दिया जा रहा था। आपके पैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या एक भी स्कीम बता सकते हैं जो उन्होंने दलितों के लिए या शोषित या वंचित के लिए चालू की हो। पूछिए जरा इनसे। किसानों की बात का बार बार हवाला देते हैं। कैबिनेट की पहली मीटिंग में 80 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ हुआ था, जो घोषणा पत्र की पहली लाइन थी। और यहां पर बैठकर दंगाइयों को आप बताइए, कैराना के किस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है जो सरेआम हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार था? उसकी बेल भी रद्द हो गई है। पूछिए इनसे। क्या करें जो सरेआम किसानों पर गाड़ी चला देता है? उसका क्या करें जो सरेआम मीडिया को धमकाता है? रूबिका जी, कानून अपना कार्य कर रहा है ना? नहीं तो वहाँ कानून अपना कार्य कर रहा है विशाल जी। नहीं, कानून तो दोनों जगह कार्य कर रहा है ना। देखिए चार्जशीट फाइल हुई है बाकायदा। आप बताइए, और किसी की सरकार होती रूबिका जी, आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की गई थी, न्यायालय की फटकार पड़ी थी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये आपको एग्जाम्पल तो सेट हुआ कि हाँ ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, फिर भी उनका बेटा अगर गुनहगार है तो सजा होगी और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन और चार्जशीट भी सबमिट हुई है। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में खुद से किया था? क्या कांग्रेस के आप लोगों ने खुद से किया था? विशाल मिश्रा जी, एक बात बताइए ना। नहीं, अचानक ये आपके अंदर ये हृदय परिवर्तन हुआ या आपके दिल के अंदर से आवाज आई कि नहीं ये मंत्री का बेटा है, कैबिनेट मंत्री का बेटा है, तो क्या हुआ, हमें इनको जेल में डालना ही पड़ेगा? या फिर ऊपर से कहीं से हथौड़ा चला था? नहीं, कानून है।
अरे रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रहित अगर करना है भारतीय जनता तो पार्टी उसमें ऐसे नहीं चलेगा कि मेरे पार्टी का अगर कोई गुंडा है या मेरे पार्टी का कोई बदमाश है या मेरे पार्टी का कोई हिस्ट्री शीटर है तो वो राष्ट्रहित में काम करेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी का हिस्ट्री शीटर है तो वो देश का नाश करेगा। ये हर जगह देखा है, ये हर पार्टी के साथ देखा है कि उनके दामन में दाग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सामने वाले दाग खराब हैं, हमारे तो साफ हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि आप देखिए, उससे इसका मतलब ये नहीं कि कैराना के उम्मीदवार के ऊपर सवाल नहीं उठते हैं। वो कौन से नाम है, पंकज झा से जरा एक बार पूछ लेते हैं, वो कौन से नाम है जिनको लेकर बीजेपी आपत्ति कर रही है और आरोप क्या है, कितने संगीन है? देखिए, वैसे तो बाहुबली और अपराध का मामला जो है वो मदन भैया पर भी है, लेकिन बीजेपी सोच समझ के उन्हीं नामों को उठा रही है जिससे पश्चिमी यूपी में ना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। इस चक्कर में अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया और ना ही कादिर राणा को मुजफ्फरनगर में कोई टिकट दिया। मुजफ्फरनगर में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है वहाँ पर, न एसपी का न आरएलडी का। ये बात सही है कि जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कैराना वाले के बारे में, उन पर गैंगस्टर भी है, आज उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है, हो सकता है उनका टिकट भी कट जाए, नाहिद हसन का। लेकिन ये ना पिक एंड चूज करके उस तरीके से कह रहे हैं, और इनके पास भी मैं कह रहा हूँ इनकी लिस्ट आने दीजिए। मैं ये बात ठोक कर कह रहा हूँ कि इनके जो सहयोगी दल हैं उनका एक विंडो है, निषाद पार्टी का और अपना दल का भी, वहां से जब उम्मीदवार हो जाएंगे तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा। घनश्याम तिवारी जी, ये क्या जरूरत थी आपको नाहिद हसन को, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, आज जमानत याचिका तक खारिज हो जाती है, उनको उम्मीदवार बनाने की? बीजेपी को एक मौका मिला है। देखिए, बीजेपी के पास मौके की कमी थोड़ी रही है। 2017 में इतना बड़ा मौका मिला था, उसमें इन्होंने किसे कैंडिडेट बनाया था? सर्वाधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को कैंडिडेट बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने वाली, आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने वाली। इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। संबित पात्रा का और भारतीय जनता पार्टी का टेलीप्रॉम्प्टर वहीं अटका हुआ है। किसी तरीके से समाज में दंगे कराए जाए, वरना जो बेरोजगारों को कुछ नहीं दे सकती, महंगाई के ऊपर अगर गलती से जीत जाते हैं 2000 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए जनता तैयार नहीं है, 10 साल की बेरोजगारी झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी कैंडिडेट के बारे में कुछ भी बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि आदित्यनाथ के मामले में कानून अपना काम नहीं कर रहा है और नाहिद हसन के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, या केशव प्रसाद मौर्य। क्या नाहिद हसन के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य से जो है वो दूध के धुले हैं, एकदम साफ है, और जबरदस्ती ये लोग इनके ऊपर आरोप लगा के और माहौल खराब कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि क्या नाहिद हसन जैसा कोई फरिश्ता नहीं है? नाहिद हसन और केशव प्रसाद मौर्य को कंपेयर कीजिए, किसके ऊपर अधिक मुकदमे रहे हैं, किसके ऊपर ज्यादा संगीन मुकदमे रहे हैं? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नाहिद हसन को केशव नहीं, कैसे, मतलब आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाई हूँ। पंकज जी, राजकिशोर जी, केशव प्रसाद मौर्य नहीं, अरे घनश्याम जी कैसी बात कर रहे हैं? नाहिद हसन पर गैंगस्टर का एक्ट लगा हुआ, केशव प्रसाद मौर्य पर जो दूसरे तरह का मुकदमे, आप उठा के देख लीजिए ना उनके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट। 302 किस तरह का मुकदमा होता है? तो अभी कोर्ट से बरी हो चुका है ना मामला। 302 किस टेनी के ऊपर 302 लगा हुआ है, वो किस तरह का टेनी पर पहुंच गए? पार्टी का मुकाबला मौर्य से सीधा आप टेनी पर कैसे चले अजय मिश्रा गए? टेनी पे नहीं, उनके बेटे पे अभी लगा आप दोनों पर्सनालिटी को, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अपने नाहिद हसन को बचाने के लिए, ऐसा है ना घनश्याम तिवारी जी, अगर इस आप तरीके किसी से भी तरीके बात का खुदर उठेंगी करेंगे। तो राजकिशोर फिर जी, इस तरीके से बातें उठेंगी तो कई बार मुलायम सिंह यादव पर भी तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज हुए, अखिलेश यादव पर भी तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज हुए, राजनीति से प्रेरित तमाम मुकदमे दर्ज होते हैं और ये उठाने भी चाहिए, आपका हक भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि किसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं कि सेल्फ गोल ना कर जाएं, ये मुझे लगता है आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि नाहिद हसन पर जिस तरीके के मुकदमे हैं, और यही अखिलेश यादव अगर इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा किस तरीके से अतीक अहमद की 2017 में उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। और इस बार भी जो पंकज हमारे सहयोगी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरीके से उन्होंने 2 सीटों पर 2 प्रत्याशी नहीं उतारे जो कि मुस्लिम बाहुल सीट थी, और इमरान मसूद को लाने के बाद भी नहीं दिया। लेकिन आप उस तरीके से कंपेयर करके किस तरफ चीजें लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से लूज बॉल खेल रहे हैं, मुझे लगता है आपका जवाब, देखिए जिस बात का जवाब तथ्य से दिया जा सके उसमें तर्क की जरूरत क्या है? सीरियस आईपीसी केसेस 15, टोटल केसेस 11, ये केशव प्रसाद मौर्य के 143, 188, 283, 341, कितने केसेस समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, एक काम करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर है उसमें देखकर ये रीड कर लीजिए कि नाहिद हसन को फिर आप इसी तरीके से डिप्टी सीएम भी बना देंगे। इतनी मोहब्बत, इतने आपके लगते जिगर है
या फिर आप किसी भी कीमत पर उनका टिकट नहीं काटेंगे? दोनों में से एक चूज कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना का मत कहिए ना, मैं कह रही हूँ इतना भर कहिए कि नाहिद हसन जो है, अगर आप उनको कंपेयर आज की तारीख में कर ही रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से, तो एक काम कीजिए ना, आप आज ऐलान कर दीजिए कि अब डिप्टी सीएम बना देंगे नाहिद हसन। हम केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जैसे लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनाते। अरे नाहिद हसन को बना दीजिए ना, आप देख लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य को मत बनाइए ना, वो बनेंगे भी नहीं। मैं जो नाहिद हसन पर रुकी हुई हूँ वहां से ले जाइए ना मामला आगे। वहाँ हम जहाँ कहिए ना कि नाहिद हसन को डिप्टी सीएम बनाएंगे अगर आपकी पार्टी आती है सत्ता में, तो इतना बढ़िया आपको ऑफर मौका दे रही हूँ मैं। अगर की बातें नहीं है, हमारी पार्टी 10 मार्च का जनादेश आ रहे हैं। चलिए 10 मार्च का जनादेश आपका आ गया है, बन गए नाहिद हसन डिप्टी सीएम। जहां तक चुनने की बात है, जनता चुनती है और हम बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से हम दंगा कराने में मुकाबला नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी को 147 से 157 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 221 से 231 सीटें मिल रही है। 100 सीटों की कमी यहां पर, लेकिन फिर भी साफ तौर पर सरकार बनाती हुई। अब चूंकि हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी 30-30 सेकंड आप सबको एक कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर मैं दे सकूं। सुरेंद्र जी। देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि इस वक्त चुनाव जो है विमर्श पर होगा, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा, चुनाव ओपिनियन पोल पर नहीं होगा। चुनाव ओपिनियन पोल के जरिए चुनाव का मत नहीं बदले जा सकते, लोगों के विमर्श नहीं बदले जा सकते। जो बेरोजगारी की अधिकता है, ताड़ क्या नाम किसानों की फसल चल रहे हैं, खाद की जो कमी चल रही है और खाद की कमी से किसान मर रहे हैं लाइनों में, हार की मार से किसानों को मारा जा रहा है, गन्ने का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। किसी का ओपिनियन नहीं बदल पाएगा। इस बार जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, इस बार जो मुद्दे हैं वो गरीबी है, इस बार जो मुद्दे हैं वो वहां आम जनता अपने मन में तय कर चुकी है कि उन मुद्दों पर किसको वोट देना। अंडरस्टैंडेबल। संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो ट्रेंड इस वक्त दिख रहा है वो किस ओर इशारा कर रहा है? एक कंक्लूडिंग रिमार्क संजय जी। देखिए बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर रहा है। स्पष्ट इशारा यह है, बीजेपी ने इनिशियल बढ़त बनाई हुई है। इवन दो कि बीजेपी के सीट्स नीचे गिर रहे हैं, 70, 80, 90, 100 सीटों के करीब नीचे गिर रही है बीजेपी, लेकिन इनिशियल बढ़त बनाई हुई है। लेकिन ये ओपिनियन पोल ये संकेत नहीं देते कि बीजेपी यही बढ़त क्या चुनाव के आखिरी दिन तक भी बनाई रहेगी, क्या ये बढ़त बढ़ सकती है या बढ़त घट सकती है। ट्रेंड जरूर बताता है। ट्रेंड ये है, बीजेपी नीचे गिर रही है, समाजवादी पार्टी थोड़ा ऊपर जा रही है। हो सकता है ये ट्रेंड अगर बरकरार रहे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला और कांटे का हो जाए। हो सकता है समाजवादी पार्टी और मेहनत करे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे भी निकल सकती है। और ये 10 तारीख के को साफ तौर पर दिखाई भी दे जाएगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि ये कंक्लूडिंग रिमार्क मैं अपने दोनों साथियों से भी चाहती थी, पंकज और राजकुमार से, लेकिन आगे से ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।